सेकंड पैराग्राफ। उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अज्ञात, अनजान, आशंका अर्थात डर। लेखक यहाँ पर शरद जोशी कह रहे हैं कि जिस दिन तुम मेरे घर पर आए थे, उस दिन मेरा हृदय, मेरा मन किसी अज्ञात, अनजान आशंका से, डर से धड़क उठा था। मैं डर गया था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। बटुआ कांपने से यह मतलब है कि मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब मेरा खर्च बढ़ जाएगा। उसके बावजूद, उसके बाद भी वह एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला। जब लेखक के घर मेहमान आए तो लेखक को लग गया था कि उनका बटुआ कांप गया, अर्थात अब खर्चा आ गया। लेकिन फिर भी लेखक ने भारतीय परंपरा को अपनाते हुए, भारतीय संस्कृति को अपनाते हुए उन्होंने अपने अतिथि का स्वागत किया। उन्होंने एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट अतिथि को दी और उनसे गले भी मिले। और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। हमारी भारतीय संस्कृति में है कि जब कोई मेहमान हमारे घर आता है तो हम हाथ जोड़कर उसका अभिवादन करते हैं। वैसा ही यहाँ लेखक की पत्नी ने किया। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। हम घर पर एक साधारण सा खाना खाते हैं मध्यम वर्गीय परिवार में, लेकिन जब मेहमान घर में आते हैं तो हम 2-3 सब्जियां, मीठा, रायता, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। वैसा ही लेखक ने भी किया। उनकी पत्नी ने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में, अर्थात अच्छे खाने में बदल दिया। तुम्हें स्मरण होगा, स्मरण अर्थात याद, तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में लेकर तुम चले जाओगे। लेखक ने जो एक अच्छा खाना बनाया था उनकी पत्नी ने, कि 2 सब्जियां बनाई, रायता बनाया, मीठे का प्रबंध भी किया, वह सब इसलिए किया था कि लेखक को यह विचार था कि अतिथि जो है वह अगले दिन सुबह चले जाएंगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे। लेखक जो है वह अतिथि से बार बार बोलेंगे कि आप यहाँ पर रुको, 1-2 दिन और रुको, आए हो तो, मगर तुम नहीं मानोगे। ऐसा लेखक मन में सोच रहे थे कि लेखक जो है वह अतिथि को बार बार बोलेंगे कि 1 दिन और रुक जाइए, 1 दिन और रुक जाइए, और आप नहीं मानेंगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। अगले दिन तुम मुस्कुराते हुए हमारे सामने बैठे रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली। हमें जो भी कष्ट हो रहा था, जो परेशानी हो रही थी, उसे हमने तुम्हें महसूस नहीं होने दिया और प्रसन्न बने रहे और चुपचाप मुस्कुराकर तुम्हारा स्वागत करते रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, उससे नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। जैसे हमने तुम्हारे आने पर तुम्हें अच्छा डिनर करवाया था, 2 सब्जियां, रायता, मीठा इत्यादि बनाया था, वैसे ही हमने तुम्हारे लंच की व्यवस्था भी की। वो इसलिए क्योंकि हम तुम्हें अच्छा खाना पहले रात को करा चुके थे, तो अब उससे कम पे नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने उस जो दिन का खाना था, दिन का जो लंच था, उसको वैसे ही व्यवस्थित रखा और रात्रि को तुम्हें सिनेमा भी दिखाया। और जिस प्रकार से अतिथि अर्थात मेहमान जब घर में आते हैं तो उन्हें घुमाया फिराया भी जाता है, वैसे ही हमने तुम्हें सिनेमा भी दिखाया। हमारी सत्कार का ये आखिरी छोर है। हमारे अतिथि सत्कार का यह अंतिम छोर अर्थात अंतिम बिंदु है, जिससे आगे हम किसी के लिए भी नहीं बढ़े।
अब इससे ज्यादा हम किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने जाते। अब हमें ऐसा लग रहा था कि हमने तुम्हें रात का डिनर करवा दिया, दिन का लंच करवा दिया, तुम्हें रात को सिनेमा भी दिखा दिया, अब तुम्हें चले जाना चाहिए। जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर ये क्या, तुमने ऐसा नहीं किया, तुम अब भी घर में बने हो। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था। जब अतिथि ने तीसरे दिन यह कहा कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, तो यह आघात अर्थात चोट, यह जो चोट थी यह अप्रत्याशित थी, अचानक से होने वाली थी। इसकी चोट मार्मिक थी। मार्मिक अर्थात मन को छूने वाली, मर्म स्पर्शी। तुम्हारे सामीप्य की वेला, तुम्हारे सामीप्य अर्थात समीपता, पास रहने की जो वेला है, जो समय है, वह एकाएक यूं रबर की तरह खिंच जाएगा। अचानक से तुम हमें यह बोल दोगे कि धोबी को कपड़े देने हैं। धोबी को कपड़े देना अर्थात 2-3 दिन और रुकना। तो तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यूं रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। ऐसा लेखक शरद जोशी ने नहीं सोचा था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता। मेहमान सदैव अर्थात हमेशा देवता नहीं होता, भगवान नहीं होता। वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। यहाँ पर लेखक शरद जोशी ने इस पंक्ति में यह बताया है कि जब अतिथि हमारे घर एक दिन रुकते हैं तो वह देवता के समान हमें नजर आते हैं और हम उसी अनुसार उनका आदर सत्कार भी करते हैं। वह थोड़े दिन रुक जाते हैं तो 1-2 दिन और रुक जाते हैं तो वह मनुष्य लगते हैं, लेकिन यदि वह 3-4 दिन और उनके जाने का पता ही ना हो तो वह राक्षस लगने लगते हैं। तो लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति में जो कहा गया है अतिथि देवो भवः, अगर ऐसा है तो अतिथि को 1 दिन में ही चले जाना चाहिए। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। लेखक ने ऐसा कहा क्योंकि लेखक मन में कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि लॉन्ड्री में यदि कपड़े देंगे तो जल्दी धुल कर आ जाएंगे। मन ही मन एक विश्वास पड़ रहा था कि तुम्हें शायद जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री, ऐसा अतिथि ने कहा। चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा, अभिनय करने लगा, कुर्ता पहनने लगा। कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, लेखक ने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। एकाएक बड़ी होना अर्थात घबरा जाना, हैरान रह जाना कि ये क्या हुआ, क्योंकि लेखक की पत्नी तो सोच रही थी कि अतिथि जाने वाले हैं और जब उनके पति ने यह कहा कि हम लॉन्ड्री पर जा रहे हैं तो वह एकदम घबरा गई, एकदम हैरत आश्चर्यचकित हो गई कि अरे यह क्या, कि यह 2-3 दिन और रुकेंगे। आज से कुछ बरस पूर्व, आज से कुछ साल पहले उनकी ऐसी आंखें देखकर मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। अर्थात मैं उनसे नाराज होकर जब घर से जाने लगा था तो उनकी इतनी ऐसी बड़ी बड़ी आंखें देखकर मैंने जाने का जो निश्चय किया था उसे बदल दिया। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है, मन घबराने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा, क्या अतिथि अभी नहीं जाएगा। पेज नंबर 38, फर्स्ट पैराग्राफ। और आशंका निर्मूल नहीं थी और जो डर था, जो आशंका थी वह निर्मूल अर्थात बेवजह, बिना कारण, वह बिना कारण के नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यही हो। उन्होंने तीसरे दिन लॉन्ड्री पर कपड़े दे दिए थे, कपड़े धुलकर भी आ गए, लेकिन ये क्या,
अतिथि आज भी यही है। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी हैं। हमने जो बिस्तर पर चादर बिछाई थी वह अब गंदी हो चली है, उसमें बहुत सारी सलवटें पड़ गई हैं, तो हमने वह चादर भी बदल दी है। इसका मतलब है कि तुम चले जाओ। पर ये क्या, तुम अभी भी यही हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। अब हम तुम्हें 3 दिन से 4 दिन से लगातार देख रहे हैं, तो जो पहले वाली जो मुस्कुराहट थी, जो पहले दिन थी जब तुम हमारे घर आए थे, अब वह मुस्कुराहट धीरे धीरे लुप्त हो गई है, गायब हो गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, ठहाकों के रंगीन गुब्बारे से यहाँ मतलब है कि जो हम हंसी मजाक किया करते थे इस कमरे में बैठकर, वह अब दिखाई नहीं देते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। हमारी जो बातचीत का जो मुद्दा हुआ करता था, हमारी जो बातचीत की जो चर्चा का केंद्र हुआ करता था, वह बातचीत अब सभी समाप्त हो चुकी है। अब इसे ना तुम हिला रहे हो और ना मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अतिथि को आज 4 दिन हो गए हैं। उन्होंने जितनी भी बातचीत करनी थी वह सारी बातचीत अब वे कर चुके हैं। शब्दों का लेन देन मिट गया है। अब उनके पास बात करने के लिए शब्द भी नहीं बचे हैं और चर्चा के विषय चुक गए हैं। जितनी भी उन्हें चर्चाएं करनी थी वह सारी समाप्त हो चुकी हैं।